हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 अध्याय 4 पाठ का नाम है कृषि के वन लाइनर क्वेश्चन हल करेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ से आपके वार्षिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है या लघु अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसमें हम आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो समझा के बताएंगे और इनके संबंध में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको बताते जाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो देखते रहें। यदि आपको वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठों की कोई टेंशन है तो आप हमसे जुड़ें और हम आपको जो वन लाइनर के माध्यम से और जो निदानात्मक मॉडल है उसके माध्यम से और अपने वस्तुनिष्ठों के माध्यम से आपके वार्षिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठों की तैयारी बहुत ही अच्छी करवा रहे हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला है हमारा कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो अभी हम आप देख चुके हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि प्राथमिक उत्पाद कौन कहलाता था, वन। तो यहाँ पे कृषि क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप माने जो क्रियाकलाप है, करने वाली कोई चीज है, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल व्यक्ति का प्राथमिक प्रैक्टिकल क्या है, कृषि। क्योंकि व्यक्ति वहीं से स्टार्ट करेगा, कोई भी चीज उगाएगा तो कहां से उगाएगा, वो कृषि से ही उगाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक जो क्रियाकलाप है वो कौन माना गया है, कृषि मानी गई है। आइए अगला देखेंगे। अगला है हमारा कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए खाली स्थान उपलब्ध कराती है। तो क्या आएगा आपका, कच्चा माल। तो कृषि से क्या प्राप्त होता है, कृषि से उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल। तो इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देखते चले कि जो कृषि है वो उद्योग धंधों के लिए क्या उपलब्ध कराती है, कच्चा माल उपलब्ध कराती है। तो कृषि जो है आपके उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। तो याद रखना है, जो कृषि है विभिन्न उद्योगों के लिए क्या उपलब्ध कराएगी, कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। आइए अगला है, जो कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जो कर्तन दहन प्रणाली है इसको कितने नामों से जाना जाता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। आइए कर्तन दहन कृषि, जो कर्तन दहन कृषि है को पूर्वोत्तर राज्य में झूम कहा जाता है। तो जो ऊपर आपको बताया है जो कर्तन दहन प्रणाली है इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। और आगे बताया गया है कि जो कर्तन दहन कृषि है इसको पूर्वोत्तर राज्य में, कहां पे, पूर्वोत्तर राज्य में किस नाम से जाना जाता है, झूम नाम से जाना जाता है। तो कर्तन दहन जो कृषि है उसका दूसरा नाम क्या हो गया है, हमारा झूम नाम हो गया है। तो आपको ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि कर्तन दहन प्रणाली को पूर्वोत्तर राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं झूम नाम से जाना जाता है। या आपकी जोड़ियों में आ सकता है कि कर्तन दहन कृषि की जोड़ी आप किससे मिलाएंगे, झूम कृषि से मिलाएंगे। या एक टाइप का ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सी खेती की जाती है, तो झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि की जाती है। आइए आगे देखते हैं, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना महत्वपूर्ण रोपण कृषि हैं। तो ऑप्शन ऑब्जेक्ट में आपके आता है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, रोपण कृषि के नाम बताइए। तो रोपण फसलें जो होती हैं, रोपण फसलें क्या क्या है, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, ये महत्वपूर्ण क्या है, रोपण कृषि हैं, रोपण फसलें हैं। तो याद रखना है जो रोपण फसलें हैं वो कौन होती हैं, वो है चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना, महत्वपूर्ण कैसी हैं, रोपण फसलें मानी जाती हैं। आइए आगे देखते हैं हम कि रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। एक होती है रबी फसल, एक होती है खरीफ की फसल। एक खरीफ की फसल है। तो रबी फसल कब बोई जाती है, रबी फसल जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। मतलब हम देखें आपको कि जो रबी फसल है वो कब बोएगी, तो रबी फसल हमारी अक्टूबर नवंबर में बोएगी। कब है, नवंबर में। कब बोएगी, नवंबर में। नवंबर में हमारी बुबेगी और कटेगी कब, कटेगी हमारी मार्च अप्रैल में। कब कटेगी, मार्च या अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल में यह काटी जाएगी
और बोई कब जाएगी? अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी। तो आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में क्या मिलता है? तो रबी की जो फसल है वो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सभी चीजें किसमें बोई जाती हैं? रबी की खेती में होती हैं। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। अगर महीना देखें तो आप कहेंगे जो बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में, और काटी जाती है वो मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि जो रबी की फसल है कब बोई जाती है? शीत ऋतु में या अक्टूबर नवंबर में। और काटी कब जाती है? नवंबर दिसंबर ही बोल सकते इसको। काटी कब जाती है? ग्रीष्म ऋतु में, मतलब मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और जो रबी की फसल है इसके संबंध में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं? गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। तो जो मुख्य फसलें हैं वो रबी की ये हो गई हैं। आइए आगे देखते हैं। खरीफ की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है? तो वो जून जुलाई में बोई जाती है। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तभी आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाएगी? जून जुलाई में बोई जाएगी। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाएगी। अब ये काटी कब जाएगी? तो खरीफ की जो फसल है वो काटी जाएगी अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर में। कहा? सितंबर या अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाएगी। और इसके संबंध में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? तो मूंगफली, कौन सी? मूंगफली, और उड़द, और मूंग, कौन सी? मूंग, और मूंग के बाद आपका मक्का। ये सब फसलें किसके नाम हैं? ये खरीफ की फसलों के नाम हैं। सोयाबीन, तो ये खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और जो रबी की फसल होती है वो कब बोई जाती है? शीत ऋतु में, माने नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है, मतलब आपकी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। आगे, खरीफ की फसल को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। बिल्कुल सही है। हम आपको बता चुके हैं कि जो खरीफ की फसल है वो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके संबंध में कौन कौन आता है? चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया। ये इनकी मुख्य फसल हैं। कौन कौन? चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। अगला, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। तो गेहूं कैसी है? भारत की दूसरी सबसे, पहली भैया चावल है। पहली भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। याद रखना है, पहली जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। और दूसरे नंबर पे हम क्या खाते हैं? हम लोग गेहूं खाते हैं। तो दूसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है सबसे बड़ी? गेहूं। पहली चावल। आइए अगला है कि रबी की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो रबी की फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रबी की फसल के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला, ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। तो मोटे अनाजों के यदि नाम पूछे जाए कि मोटे अनाजों के नाम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ज्वार, बाजरा, रागी। तीनों को क्या कहते हैं? मोटे अनाज कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ज्वार, बाजरा, रागी है, ये तीनों क्या है? मोटे अनाज हैं। ज्वार, बाजरा, रागी क्या है? मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा, रागी क्या है? मोटे अनाज। आइए, मोटे अनाज में पोषण तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो मोटे अनाज में किसकी मात्रा होती है? पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो कैसी होती है? जो मोटे अनाज होता है उनमें क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। मोटे अनाज कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, रागी। और रबी की फसल के लिए हमें क्या जरूरत, कितनी वर्षा की आवश्यकता है? तो रबी की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। अगला, भारत का सबसे पहला खाने वाला खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो वो चावल है। दूसरी खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है। दूसरी गेहूं है। आइए आगे देखते हैं हम। मोटे अनाजों में पोषण तत्वों की मात्रा कैसी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती
है। अगला, दालें फलादार फसल का उदाहरण है। तो कहा जाए कि दालें कैसी फसल का उदाहरण है? तो फलीदार, फली होती हैं। कैसी होती हैं? फली, फलियां जो निकलती हैं, जो फली निकलती हैं वो किसमें निकलती हैं? दालों में। कोई भी दाल आप देख लें, उड़द देख लें, चाहे मूंग देख लें या अरहर देख लें, सब में क्या निकलेगा? फली निकलती हैं। तो कैसी फसल है? फलीदार फसल के उदाहरण है। तो दालें कैसी उदाहरण है? फलीदार फसल के उदाहरण है। अगला, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। भारत जो दालों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब सबसे ज्यादा दालें हमारे यहाँ पे उगती हैं, और उपभोक्ता हम पूरी दाल अपनी खा जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक हैं और सबसे ज्यादा उपभोक्ता, माने खाना क्या है? उपभोग करना, उस चीज को यूज करना। तो दालें सबसे ज्यादा यूज कौन करते हैं? हम ही लोग। और उगाते कौन हैं? हम ही लोग। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी हो गया, मतलब हम ही उगाते हैं, और देश में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण पूरी दाल हम ही के लिए होती है। तो कहा जाए तो उत्पादक भी हम हैं और उपभोक्ता भी हम हैं। किसके? दालों के विश्व में। हम दूसरे देश को नहीं बेच पाते हैं, भैया इतनी जनसंख्या है तो हम पूरी खाई जाएंगे। अगला, दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। तो कहा जाए दालों में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों में पाया जाता है। किसमें? दालों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अगला, दालें भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखती हैं। जो दालें होती हैं, जो इनके पौधे होते हैं, दालों को उगाते हैं, तो इनकी उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती है। तो दालें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखती हैं। क्या बनाए रखती हैं? उर्वरा शक्ति को बनाए रखती हैं। दालें जो होती हैं वो क्या बनाए रखती हैं? उर्वरा शक्ति को, उर्वरता शक्ति को बनाए रखती हैं। अगला, गुजरात में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? क्या उत्पादन राज्य है? तो गुजरात में जो है वो मूंगफली सबसे ज्यादा होती है। कौन होती है? मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली कहाँ होती है? गुजरात में। आइए आगे देखते हैं कि चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। चाय एक किसका उदाहरण है? रोपण फसल का। किसका? रोपण फसल का। अभी हम ऊपर देख चुके थे कि जो रोपण फसल के उदाहरण हैं वो कौन कौन है? जी यहाँ पे हैं कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना कैसे उदाहरण हैं? रोपण फसलों के उदाहरण थे। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना किसके उदाहरण थे? रोपण फसलों के उदाहरण थे। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जो चाय है वो किसका उदाहरण है? रोपण फसल का एक उदाहरण है। अगला, चाय कहाँ उत्पादित होती है? किन राज्यों में उत्पादित होती है? तो असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्यतः चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। तो चाय कहाँ कहाँ होती है? असम में चाय सबसे ज्यादा उगेगी, दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा उगेगी, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उगेगी। तो चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, दार्जिलिंग और तमिलनाडु सबसे ज्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अगला, भारत देश में अरेबिका, कौन सी अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? तो भारत देश में कौन सी किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। कौन सी? अरेबिका प्रकार की जो कॉफी है वो हमारे यहाँ पे पैदा की जाती है। याद रखना, भारत में कौन सी कॉफी होगी? अरेबिका प्रकार की खेती कॉफी होगी। और चाय कहाँ पाई जाती है? असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु। चाय कैसी फसल है? एक रोपण फसल है। कैसी है? रोपण फसल है। और जो कॉफी है वो किस प्रकार की पैदा होती है? कौन सी किस्म की? अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा होती है। अगला, भारत में कॉफी प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। हमारे यहाँ पे कॉफी कहाँ से लाई गई थी? तो यमन से हमारे यहाँ पे कॉफी लाई गई थी। तो कहे भारत कॉफी, जो भारत में कॉफी है वो यमन से लाई गई थी। अगला, कॉफी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे कॉफी की खेती की जाती है। लेकिन चाय की कॉफी कहाँ हो रही है? तो चाय की कॉफी असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु में हो रही है। लेकिन कॉफी की खेती जो है
वो नीलगिरी की पहाड़ी पर हो रही है। अगला, रबड़, कपास, जूट एवं रेशेदार अखाद्यान्न फसलें हैं। कौन कौन सी? रबड़ जो है वो रेशेदार है, कपास भी रेशेदार है, जूट भी रेशेदार है, और कैसी अखाद्यान्न, इनको हम खा नहीं सकते। तो कैसी फसल है? रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार अखाद्यान्न फसल है। कैसी? रबड़, कपास, जूट रेशेदार अखाद्यान्न फसल है। अगला, अगला जो है रबड़, रबड़ जो है, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्षेत्र की फसल है। जो रबड़ है कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। तो कहा जाए रबड़ कहाँ से कहाँ पर उगाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगाई जाती है। याद रखते जाना है आपको। अगला, रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाई जाती है। भारत में कहाँ रबड़ मिलती है? केरल और तमिलनाडु में। लेकिन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में फसल उगाई जाती है। किसकी? रबड़ की। कैसी फसल है रबड़? रबड़ एक रेशेदार फसल है। कैसी है? रेशेदार। कहा जाए रेशेदार फसल के उदाहरण बताइए, तो रबड़, कपास, जूट कौन सी है? रेशेदार फसलें हैं। आइए अगला देखते हैं हम कि रेशम के कीटों का पालन करना रेशम उत्पादन, कौन सा? रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। कौन सा? सेरीकल्चर कहलाता है। तो रेशम के कीटों का पालन करना रेशम कीट पालन कहलाता है या रेशम उत्पादन कहलाता है? क्या? रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन, क्योंकि जो रेशे होते हैं वो किससे निकलते हैं? रेशम कीट से निकलते हैं। इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम के कीटों का पालन करना रेशेदार फसल क्या है? रबड़, कपास, जूट। और रेशमदार कीट जो है उनको उनका पालना क्या है? रेशम उत्पादन कहलाता है। अगला, कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा है। तो कपास सबसे ज्यादा चीन में होती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे होती है। तो कपास उत्पादन में भारत जो है वो दूसरा स्थान रखता है। किसमें? कपास उत्पादन में। किसके बाद? चीन के बाद। मतलब पहला स्थान चीन का हुआ और दूसरा स्थान भारत का। तो हम कहें हम दाल सबसे ज्यादा उगाते हैं। तो प्रथम में कौन से हैं? हम दाल में, लेकिन उपभोक्ता उपयोगकर्ता दोनों हम ही हैं दाल में। और दूसरे नंबर पे हम किसमें हैं? कपास के उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैंगे। कहाँ पर? विश्व में। अगला, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो हम महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास कौन उगाता है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। लेकिन रबड़ कहा जाए कौन उगाता है? तो रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाई जाती है। तो रबड़ उगेगी केरल, तमिलनाडु में, और कपास उगेगी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। क्योंकि ये दोनों ही रेशेदार फसलें हैं। कैसी हैं? रेशेदार फसलें हैं और अखाद्यान्न हैं। रेशेदार फसलें भी हैं और अखाद्यान्न हम खा नहीं सकते इनको। तो रेशेदार फसलें जो हैं वो रबड़ और कपास हैं। तो रबड़ कहाँ पे उगती है? रबड़ उगती है केरल और तमिलनाडु में। लेकिन जो कपास है वो कपास में हम दूसरा स्थान रखते हैं चीन के बाद। और कपास हमारी कहाँ पे उगती है? कपास जो है वो हम कहाँ से उगाते हैं? कपास को हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में उगाते हैं। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। तो रेशम के कीटों को पालना रेशम उत्पादन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जो जूट होता है उसको क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो हमने रबड़ की बात कर ली, कपास की बात कर ली, अब किसकी बची? जूट की। क्योंकि रेशम के तीनों प्रकार थे, मतलब रेशम फसल जो है वो रबड़, कपास और जूट थी। तो जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो रबड़ क्या कहा जाता? सुनहरा रेशा कहा जाता है। और जो जूट है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है?
तो जूट जो है हमारा वो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, कहाँ? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में जूट होता है। तो कहा जाए यहाँ पे कि रबड़ कहाँ हो रही है? केरल, तमिलनाडु में रबड़ उत्पन्न हो रही है। कपास कहाँ उत्पन्न हो रहा है? तो कपास हो रहा है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में। और आपका जूट कहाँ हो रहा है? तो जूट पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जूट पैदा हो रहा है। तो तीनों आपकी जो हैं वो रेशेदार फसलें होंगी, जूट, कपास और रबड़। उत्पादन में केरल, रबड़ में केरल, तमिलनाडु, और कपास में हो गया 3। कपास में कौन कौन है? कपास में है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और जो जूट में है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। आइए आगे हम देखते हैं, जूट का प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। तो जूट से क्या बनता है? जूट तो एक रेशा है, और रेशे से क्या बनेगा? जो हमारे बोरा होते हैं, बोरा बोरियां होती हैं, वो जूट कहलाते। चटाई भी जूट की के, जो फट्टियां स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो छोटी छोटी फट्टियां डाली जाती थी पहले, उसको हम क्या कहते हैं? जूट कहते हैं, उसी की बनी होती। जो हमारे यहाँ पे बोरा बना होता है, बोरा, जिसको हम बोलते बोरा, तो बोरा बनते हैं, रस्सी भी बनती हैं, किससे? जूट से। अगला, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने कौन सी योजना है? किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे कि किसानों को ऋण मिल सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। तो याद रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना का? तो प्रथम पंचवर्षीय का जो मुख्य लक्ष्य है वो भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार। अगला हम देखें, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन कौन सा? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कौन, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया है। तो याद रखना है कि जो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, तो भूदान ग्रामदान आंदोलन जो था उसको रक्तहीन आंदोलन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन को? रक्तहीन क्रांति भी कहा गया है। अगला है हमारा, ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी ने से संबंधित है। तो ग्राम स्वराज्य जो है वो किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगला, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इस पाठ के हमारे सभी वस्तुनिष्ठ माने जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को 2 बार या 3 बार ध्यान से देखें, जिससे कि आपके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके खत्म हो सकें। तो आप लोग वस्तुनिष्ठों की अपनी टेंशन भूल के हमसे जुड़े रहें, और हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे। और आपके वार्षिक परीक्षा में हमारा वादा है कि आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उनकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके अधिक से अधिक अंक यहीं से आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।